सुप्रभात प्रिय स्टूडेंट। मैं मनोज कुमार आनंद आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सबों को क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। फिजिक्स में आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत स्थितिकी चैप्टर को देखने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से चैप्टर शामिल किए गए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत 12th क्लास में 4 चैप्टर मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं वो 4 चैप्टर कौन कौन है। विद्युत स्थितिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके 12th क्लास में 8 अंक पूछे जाते हैं। अंक भार कितने हैं? 8 नंबर पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की खोजकर्ता जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड चैप्टर है गॉस की परिमेय, गॉस थ्योरम। और थर्ड चैप्टर है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फोर्थ चैप्टर है विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर। ये 4 चैप्टर हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। और इस चारों चैप्टर को मिला करके हमें 12th क्लास के एग्जाम में कितने अंक पूछे जाते हैं? 8 अंक पूछे जाते हैं। तो इस चारों चैप्टर से हमें 8 अंक पूछे जाते हैं 12th क्लास एग्जाम में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये हम लिख चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर यानी स्थिर आवेश। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी वैद्युत स्थितिकी की परिभाषा निकाल सकते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युत स्थितिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आवेश वस्तु पर 3 तरह से रह सकते हैं। पहला स्थिर अवस्था में, दूसरा समान गति अवस्था में, तीसरा असमान गति अवस्था में। आवेश जो है किसी वस्तु पर 3 तरह से रह सकता है। एक है कि वस्तु पर वह स्थिर अवस्था में रहेगा यानी विराम अवस्था में, दूसरा गतिशील अवस्था में रह सकता है और तीसरा असमान गतिशील अवस्था में रह सकता है। गतिशील अवस्था कहे तो एक समान गतिशील अवस्था में आवेश गमन कर सकता है और असमान गतिशील अवस्था का मतलब है कि आवेश का गति का वेग जो होगा ये कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा, मतलब वेग जो है सब जगह एक समान नहीं रहेगा। ये 3 तरह से आवेश जो है किसी वस्तु पर स्थिर रह सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत हमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये होता है कि स्थिर आवेश। तो इन चारों चैप्टर में हमें चाहे वह विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र हो या गॉस परिमेय हो या विद्युत विभव हो या फिर विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित्र हो, इन चारों चैप्टरों में हमें स्थिर विद्युत आवेश के बारे में ही अध्ययन करना है। चलिए हम आवेश की कुछ बेसिक बात को जानते हैं कि आवेश नाम जो है कैसे पड़ा, इसको हम कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व की बात है। यूनानी दार्शनिक थेल्स साहब ने एम्बर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ने के बाद देखते हैं कि इन पदार्थों से हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, हल्के पंख, धूलकण आदि चिपक जाते हैं। यानी इन पदार्थों में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के चिकित्सक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने प्रयोग द्वारा पता लगाया कि एम्बर के तरह ही अनेक पदार्थों जैसे कांच, एबोनाइट जिसको हम आग्नूस भी कहते हैं, गंधक आदि को भी ऊनी कपड़े से रगड़े जाने पर उनमें भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कहा और जिसे हमारी भाषा में विद्युत कहा जाता है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ये वो ऊर्जा है जिसके आने से पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वस्तु में यह गुण रगड़ने से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। वस्तु में जो है ये गुण रगड़ने का उत्पन्न होता है, इसलिए इसे घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। जिन वस्तु में यह गुण आ जाता है उसे विद्युतमय या आवेशित वस्तु कहा जाता है तथा इस गुण को आवेश कहते हैं।
किसी पदार्थ का आवेशित होने का मतलब है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। किसी पदार्थ के आवेशित होने का मतलब है कि पदार्थ जो है आवेश ग्रहण कर लिया है। हम जानते हैं अभी कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही दिए गए नाम है। चलिए हम देखते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किस आधार पर धन आवेश और ऋण आवेश में आवेश को विभक्त किया है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग में दो तरह के क्षण का प्रयोग करते हैं। उन्होंने एक अनावेशित क्षण कांच का लिए और एक रेशम के कपड़े लिए। इस रेशम के कपड़े से इस कांच के क्षण को रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद देखते हैं ये कांच के क्षण जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़े, धूल कण और हल्के पंख को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और खुद में ये चिपका लेता है। इससे आकर के वो छोटे छोटे कण जो है, धूल कण है या फिर कागज के टुकड़े हैं या फिर हल्के पंख है, वो आकर के इसमें चिपक जाता है। जबकि कांच के दो आवेशित क्षण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कांच के ही दो आवेशित क्षण को जब हम नजदीक में लाते हैं, एक दूसरे के पास लाने का प्रयास करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। उसमें प्रतिकर्षण का गुण देखा जाता है, आकर्षण का गुण नहीं देखा गया। अब सेकेंड प्रयोग में उन्होंने क्या किए, एवोनाइट का क्षण लिए और एवोनाइट के क्षण को जो है बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं और बिल्ली के खाल से एवोनाइट के क्षण को रगड़ने पर देखते हैं कि यह एवोनाइट का क्षण भी हल्के वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, हल्के पंख, धूल कण आदि को यह आकर्षित कर लेते हैं, खुद से चिपका लेते हैं। इससे उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि आखिर इस एवोनाइट के क्षण पर भी कोई न कोई एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया है जिसके कारण ये वस्तुओं को, यानी हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जब दो एमोनाइट के आवेशित क्षण को एक दूसरे के पास लाने का प्रयास किया जाता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं। एक बार वे क्या करते हैं कि एक कांच का आवेशित क्षण लेते हैं और एक एवोनाइट का आवेशित क्षण लेते हैं। जब दोनों क्षण को एक साथ एक जगह रखा जाता है तो दोनों क्षण आपस में आकर्षित हो जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। इससे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने एक निष्कर्ष निकाले कि दोनों क्षण पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश है, जिसके कारण दोनों आपस में आकर्षित हो जाते हैं, जबकि सेम क्षण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं बल्कि वे प्रतिकर्षित करते हैं। चाहे वे कांच का क्षण हो सेम आवेश वाला या फिर एवोनाइट का क्षण हो आवेश वाला, ये दोनों खुद को प्रतिकर्षित करते हैं और दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कांच के क्षण पर उत्पन्न आवेश को उन्होंने धनावेश नाम दिया, कांच के क्षण पर उत्पन्न आवेश को उन्होंने धनावेश नाम दिया और एवोनाइट के क्षण पर उत्पन्न आवेश को उन्होंने ऋण आवेशित नाम दिया। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि कांच के क्षण पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो धन आवेश है और एवोनाइट के क्षण पर जो आवेश उत्पन्न होता है वह ऋण आवेश है। उन्होंने ये भी कहा कि कांच के क्षण के पास अन्य पदार्थ को लाने पर यदि वे पदार्थ कांच के क्षण की ओर आकर्षित हो जाता है तो उस पदार्थ पर ऋण आवेश होगा और यदि वे पदार्थ आकर्षित नहीं होते हैं तो उस पदार्थ पर धनावेश होगा। क्योंकि हम इससे पहले देख चुके हैं कि जब दो कांच के आवेशित क्षण को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी सेम आवेश में क्या होता है, आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण के लिए आवेश यानी चार्ज जो है अलग अलग होना चाहिए। दो असमान आवेश में आकर्षण गुण देखा गया। इसी तरह से जब एवोनाइट के क्षण के पास, ऋण आवेशित एवोनाइट के क्षण के पास यदि हम अन्य कोई पदार्थ का टुकड़ा लाते हैं और वे पदार्थ यदि इस क्षण से आकर्षित हो जाता है तो उस पदार्थ पर धन आवेश माना जाएगा। यदि वे पदार्थ आकर्षित नहीं होता है तो उस पदार्थ पर ऋण आवेश माना जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं सेम पदार्थ आकर्षित नहीं होते हैं, सेम पदार्थ में प्रतिकर्षण होता है,
यानी विकर्षण होता है, और समान आवेश वाले पदार्थ में आकर्षण होता है। इस तरह से आवेश को जो है दो भागों में बांट दिया गया, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश ये बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब द्वारा ही दिया गया आवेश का दो नाम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश जो है क्या है, धन आवेश कहाँ से आया, ऋण आवेश कहाँ से आया। दरअसल ये आवेश जो है हमारे प्रकृति में पहले से मौजूद है। इस आवेश का खोज किया गया है, ना कि आविष्कार। इस आवेश का जो है खोज किया गया है, आविष्कार नहीं किया गया है। ये हमारे प्रकृति में पहले से मौजूद है, बस इसको हम लोग ढूंढने का प्रयास किए हैं और प्रयोग के आधार पर इन आवेशों को दो भागों में बांट दिया गया है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आप देख चुके हैं समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में विकर्षण होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह से और इस कहानी के माध्यम से आपको आवेश के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सीधे अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो अब हम लोग विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले जितने सारे पॉइंट होंगे हर एक पॉइंट को एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका पहला पॉइंट है इस चैप्टर का आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चलिए हम लोग समझते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। तो कह रहा है किसी आवेशित वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर स्थित आवेश के परिमाण कहे तो मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। कह रहा है क्या, किसी आवेशित वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर स्थित आवेश के परिमाण यानी मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा यानी इस तरह के सिंबल द्वारा सूचित किया जाता है, सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। तो चलिए इस परिभाषा के माध्यम से हम फॉर्मूला तैयार करते हैं। कह रहे हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बराबर आवेश बटा पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सांकेतिक रूप में सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। चलिए आपका देखिए परिभाषा एक बार गौर कीजिएगा। परिभाषा आपका कह रहा है किसी आवेशित वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर स्थित आवेश, किस पर आवेश स्थित है, पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश स्थित है। जो स्थित होगा जिसपे वो ऊपर होगा और जिसपे है स्थित वो क्या होगा, नीचे होगा। ठीक, तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, आवेश बट्टा पृष्ठ क्षेत्रफल। मान लीजिए ये क्या है, एक रड है, ये आपका एक रड है, ठीक, एक मेटेलिक रड है। अब देखिए कह रहा है इसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल, मान लीजिए कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश यानी जितना क्यू स्थित होगा और इस क्षेत्रफल का एरिया भी कुछ ना कुछ होगा। तो हम क्या मान लिए, इस क्षेत्रफल का एरिया क्या है, ए है, और इस क्षेत्रफल पर आवेश कितना स्थित है, प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर क्यू आवेश स्थित है। तो इस तरह से फॉर्मूला आपका तैयार हो गया आवेश बटा पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चलिए हम देखते हैं कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में विमीय सूत्र भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, यानी सिग्मा का विमीय सूत्र। तो आप जानते हैं फॉर्मूला से विमीय सूत्र बनाते हैं। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है आई टी, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है एल स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे आई टी और एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एल पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और विमीय सूत्र को हमेशा बड़ी ब्रैकेट में घेर के लिखा जाता है। अब चलिए सिग्मा कहे तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी आवेश का पृष्ठ घनत्व का एसआई मात्रक फॉर्मूला के आधार पर निकाल लेते हैं। एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है।
तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कूलम मीटर पावर -2। तो ये हो जाएगा आपका आवेश की पृष्ठ घनत्व का SI मात्रक हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देख पे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका है आवेश का आयतन घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। नाम से स्पष्ट है कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज परिभाषा के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझते हैं, प्रयास करते हैं। कारण आप किसी आवेशित वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर स्थित आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश का आयतन घनत्व यानी रो बराबर आवेश बटा आयतन, इसी को हम सांकेतिक रूप में लिख सकते हैं रो बराबर Q/V। चलिए इस बार परिभाषा को हम लोग फिर एक बार देखते हैं। किसी आवेशित वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर, किस पर, प्रति एकांक आयतन पर स्थित आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो प्रति एकांक आयतन पर मान लीजिए इसका प्रति एकांक आयतन, तो प्रति एकांक आयतन जितना होगा और उस पे जितना प्रति एकांक आयतन मान लीजिए V है और इस V पर आवेश क्या स्थित है, Q स्थित है। इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। आवेश का आयतन घनत्व, चूंकि आयतन प्रति एकांक आयतन पर Q आवेश स्थित है, तो इसी अनुपात को हम कहेंगे आवेश का आयतन घनत्व। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, रो इक्वल टू Q/V बन गया। चलिए हम आवेश के आयतन घनत्व का विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो रो का विमीय सूत्र, आवेश का आप जान रहे हैं IT होता है और आयतन का SI मात्रक क्या हो, विमीय सूत्र क्या होता है, LQ होता है। ठीक है, इसको यदि हम इस रूप में लिख सकते हैं IT LQ, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा और इसको हम बड़ी ब्रैकेट में घेर के लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं आवेश के आयतन घनत्व का SI मात्रक। तो अब रो का SI मात्रक क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, और वॉल्यूम यानी आयतन का SI मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो कूलम प्रति मीटर क्यूब क्या हो गया, आवेश के आयतन घनत्व का SI मात्रक हो गया। और इसी को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं कूलम मीटर -क्यूब, इस रूप में भी लिखा जा सकता है आवेश के आयतन घनत्व का SI मात्रक। तो उम्मीद करता हूं कि आवेश का आयतन घनत्व भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। चलिए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। किसी आवेशित वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित, किसी आवेशित वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं और इसे लैम्डा द्वारा सूचित किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। जैसे हम इसी में समझते हैं, मान लीजिए कि ये क्या है, एक रड है और इसके प्रति एकांक लंबाई पर, तो प्रति एकांक लंबाई जो है, प्रति एकांक लंबाई पर जितना आवेश स्थित होगा उसी आवेश को हम क्या कहेंगे, आवेश का रेखीय घनत्व। मतलब रेखा पे जितनी आवेश स्थित होगी उसी आवेश को हम आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे। नाम से चूंकि स्पष्ट है, नाम से आप परिभाषा याद रख सकते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व। तो ये घनत्व किस पे है, आवेश का घनत्व है किस चीज पे है, तो रेखा पे है, एक लाइन पे है, इसीलिए नाम पड़ गया इसका आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक है, इसको हम लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश बटा लंबाई, यानी आवेश का रेखीय घनत्व बराबर आवेश बटा लंबाई हो जाएगा। और इसी को आप सिंबल रूप में लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर Q/L। चलिए हम लैम्डा का विमीय सूत्र देखते हैं। विमीय सूत्र लैम्डा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से विमीय सूत्र बना लीजिए। आवेश का विमीय सूत्र क्या जानते हैं, IT, और लंबाई के विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है, कैपिटल L। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं IT L इनवर्स। विमीय सूत्र के रूप में जो भी लेटर अंग्रेजी वर्णमाला प्रयोग में आते हैं वो सभी अंग्रेजी वर्णमाला लेटर कैपिटल लिए जाते हैं। चलिए हम लैम्डा का SI मात्रक देखते हैं। तो आवेश का SI मात्रक कूलम होता है और लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। तो कूलम प्रति मीटर हो गया लैम्डा का SI मात्रक, यानी आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स। तो ये निकल गया आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक निकल गया। एक बार चलिए हम फिर आपको
रिवीजन करवा देते हैं। करा आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ कहे तो क्षेत्रफल, पृष्ठ कहे तो क्षेत्रफल। किसी आवेशित वस्तु के प्रत्येकांक पृष्ठ पर जितनी आवेश की मात्रा स्थित होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। ठीक, तो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आवेश का आयतन घनत्व। तो किसी आवेशित वस्तु के प्रत्येकांक आयतन पर यानी यूनिट वॉल्यूम पर स्थित आवेश के परिमाण यानी मात्रा को आवेश का हम आयतन घनत्व कहेंगे। यानी प्रत्येकांक यूनिट वॉल्यूम पर जितनी आवेश स्थित होगी उसी आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। आवेश का रेखीय घनत्व। तो किसी आवेशित वस्तु के प्रत्येकांक लंबाई यानी यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज स्थित होगा उसी चार्ज को हम कहेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लोगों को पढ़ाने का ये मेरी प्रयास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।